तो डिजिटल फाइट वक्फ पर कौन राइट? जी हां, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इन दिनों क्यूआर कोड की जंग चल रही है। एक तरफ मुस्लिम समाज है जो वक्फ बिल के खिलाफ मुखर है। उनका दावा है कि कानून से अधिकारों को छीन लिया जाएगा। उधर हिंदू समाज का कहना है कि देश में कानून होना चाहिए, एक देश एक विधान। वक्फ कानून ऐसा है जिस पर अपील नहीं की जा सकती। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी सरवर चिश्ती ने भड़काऊ बयान देकर मुद्दे को और गर्मा दिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर वक्फ पर कौन राइट? खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। वक्फ पर बढ़ा घमासान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। इसमें राय देना है क्योंकि हमारे समाज में भी ये चीज ज्यादा मालूमात नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको बताने के लिए आए। डिजिटल फाइट वक्फ पर कौन राइट? आप उस एक्ट के तहत एक किसी संप्रदाय को, व्यक्ति विशेष को पावर दे देते हैं, किसी बोर्ड को, कि आप अपने पावर्स का यूज करके किसी भी संपत्ति पर अपना आधिपत्य जता सकते हैं। ओवैसी चिश्ती क्यूआर कोड पर कुश्ती। अब ये वक्फ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो जो लोग चला रहे हैं उन्हीं के हिसाब से राय ली जाएगी ना, उसी वर्ग से, उसी समाज से ली जाएगी कि इसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो अमेंडमेंट होना चाहिए और नहीं हो रहा तो नहीं होना चाहिए। जो आरिफ मसूद टाइप के लोग जो गुंडे मवाली इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानी लोगों सोचो विचारो और अपने सुझाव दो। हिंदू क्यूआर वर्सेस मुस्लिम क्यूआर, वक्फ बिल पर आर पार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब क्यूआर कोड अभियान चल गया है। हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से बिल पर डिजिटल तरीके से सुझाव भी दिए जा रहे हैं। उधर सियासत भी हो गई है। लेकिन सवाल यह आता है, वक्फ पर कौन राइट? किसके दावे मजबूत? आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो कानून पर तकरार जारी है। क्यूआर के जरिए बिल के पक्ष में और विपक्ष में सुझाव भेजे जा रहे हैं। वक्फ में पारदर्शिता की बात कही जा रही है। उधर मुस्लिम समाज का मानना है कि यह बिल अधिकार छीनने वाला है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वक्फ की संपत्ति, जी हां, क्या वक्फ की संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर डालते हैं एक नजर। वक्फ में पारदर्शिता से आखिर किसे है ऐतराज? यह सबसे बड़ा सवाल है आज का हमारा। क्यूआर कोड की जंग में कौन है सरदार? और हमारा तीसरा सवाल आज का इस चर्चा का होगा, कानून आएगा, हक मिलेगा या छिनेगा? और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है राम पांडे जी आपका। जहीरुद्दीन शेख साहब है हमारे साथ, एआईएम नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। सिराज कुरैशी साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले जहीरुद्दीन शेख साहब आपके पास आऊंगा। आपके सर्वा नेता कह रहे हैं कि यह बिल आएगा तो जमीन छीन ली जाएगी, हमारी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? प्रधान जी, जो संपत्ति हमारी है जी, जिसके मालिक हम हैं, जिसको कभी सरकार से कभी हमने किसी प्रकार का अनुदान एवं सहायता नहीं मांगी जी, और सरकार के अंडर में वक्फ बोर्ड पूरे देश में संचालित है जी, उसके अंदर हम दूसरों का दखल कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप ये बताइए कि आपके परिवार की अगर कोई संपत्ति है, उसके अंदर ये कहा जाएगा कि पड़ोसियों से उसका फैसला करवाया जाए, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? वक्फ किसी से हमने जहीरुद्दीन साहब, आप इस देश के नागरिक हैं और आपका जो वक्फ बोर्ड है इस देश में बना हुआ है, कानून कहीं और के चलाएंगे या फिर देश के चलाएंगे? जी,
इसी देश का चलेगा। वक्फ का एक्ट जो है इसी देश की संसद ने बनाया है जी, और उसी के मुताबिक वो संसद अगर बदलने के लिए तैयार है तो दिक्कत है आपको जी। भाई संविधान के मुताबिक जो अल्पसंख्यकों की संपत्तियों की सुरक्षा जी उसको दृष्टिगत रखते हुए वक्फ अधिनियम बनाया गया है जी। अब उसके अंदर जब हमारे वक्फ जो हमारी अपनी निजी संपत्ति है, जो हमारे हम जिसके मालिक हैं, जिसके अंदर किसी का दखल नहीं है, हमने किसी से दान नहीं लिया है, हम नहीं, यही तो बात है कि किसी का दखल नहीं है। अगर आपने किसी संपत्ति को वक्फ कर दिया, अगर आपने जी अजय यादव जी बैठे हैं खरगापुर की, उनकी पुश्तैनी जमीन को आपने वक्फ कर दिया तो वो तो कहीं अपील भी नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ जी, क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल अपील होती है उसकी जी। ट्रिब्यूनल जब हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जी। ये मूर्ख लोगों ने जो देश जी 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 आपने सर पुराना बिल आपने पढ़ा है 1955 जी, वक्फ एक्ट 1955 जी। मैं आऊंगा उस पर, फिर आऊंगा। अजय यादव जी, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। 10 साल मोदी जी की सरकार रह चुकी है, आपको 11वें साल में याद आई इस बिल की? देखिए प्रशांत जी, सरकार को जब भी इस चीज का आभास होता है तो सरकार द्वारा सही कदम उठाए गए। वही तो कह रहा हूं, देर से एहसास हुआ आपको। मुख्य पॉइंट रखना चाहता हूं जी। देखिए प्रशांत जी, सरकार ने कितने सारे कदम उठाए, समय के साथ चरणबद्ध तरीके से उठाए गए। मुख्य चीज पे कुछ पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूं। वक्फ का जब गठन किया गया था तो उसके मुख्य उद्देश्य थे कि वक्फ की कार्य प्रणाली पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी और इसकी संपत्ति का उपयोग गरीब मुसलमानों के हित के लिए होगा। लेकिन देश में 9 लाख एकड़ की संपत्ति का दावा करने वाली वक्फ, अगर इसका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए हो रहा होता तो इस देश में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता। तो इससे प्रमाणित होता है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और गरीब मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह की बात आप कहते हैं कि धर्म पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इससे मेरी असहमति है। चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर हो, सभी जगह सरकार का नियंत्रण है, सरकार के कंट्रोलर हैं और वहां मिलने वाले दान पर पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार की निगरानी रहती है। सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उनके लाभ में मुसलमान या अन्य समाज के लोगों को लाभ बराबरी से नहीं मिल रहा है? तो हम तो लाए थे और अब जेपीसी में गया है, केवल वक्फ की चाल ढाल को सुधारने के लिए लाए हैं, वहां जो विसंगतियां उन्हें दूर करने के लिए लाए। वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, आम गरीब मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आपने बात कही। राम पांडे जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस बिल को लेकर? राम पांडे जी। देखिए, कांग्रेस तो न्याय के साथ जी, सत्य के साथ है। क्योंकि सवाल हमेशा इसलिए उठते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो गलत है। यदि यही बिल और कोई सरकार लेकर आई होती तो कहीं कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। मतलब बीजेपी जो कर रहे, अगर बीजेपी कर रही तो दिक्कत है जी? नहीं, दिक्कत नहीं, बीजेपी करती ही गलत है और बाद में उस गलती को सुधारती है। जैसे नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें संशोधन किए गए थे तो उस समय बीजेपी ने विरोध किया और बाद में नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। तो पहले तो बताती है कि कांग्रेस ने यह गलत किया, फिर उसमें कांग्रेस के नेताओं को भारत रत्न दिया जाता है। और हम इतनी बहस कर रहे हैं, कहीं भी ये नहीं आ रहा है कि सरकार संशोधन करने क्या जा रही है। और जहां तक वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है या वक्फ बोर्ड है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। 10 साल से मोदी सरकार है, तो देखा जाए तो केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण है। प्रदेशों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। नियंत्रण हो सकता है लेकिन फैसलों पर नियंत्रण नहीं है वक्फ बोर्ड के। चले मैं आपके पास लौटूंगा। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ हैं। सूर्या जी, आखिर कहां ये दिक्कत है और कुछ उन बिंदुओं पर भी अगर आप रोशनी डालें जो इस वाकई नए बिल में बदलाव होने जा रहा है कि भाई हम कोर्ट में भी जा सकेंगे या फिर क्या खुलने जा रहा है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी देखिए AIMIM के प्रवक्ता ने किस प्रकार से कुछ चंद बातें कही कि हमारी संपत्ति है साहब, हम अपनी संपत्ति को किसी को नहीं देंगे। पहली चीज।
भैया इस देश का जो विभाजन हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था। पहली चीज याद करो, जब पाकिस्तान से बड़ी बड़ी ट्रेन्स भर भर के आई थी, हमारी माता और बहनों के स्तन काट कर वहां पर उनका बलात्कार हुए थे, उनको काट काट कर भर के ट्रेन में भेजा था, तब ये वक्फ बोर्ड कहां था? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि ये जो बोर्ड है ये संविधान के मुताबिक है, तो जरा मुझे इतना तो बताइए कि भारत में जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबर नजर से देखा जाएगा। फिर आखिर क्या कारण है कि जो वक्फ बोर्ड है उसके पास इस प्रकार की जो है दुरुपयोग करने वाली शक्तियां दे दी गई नरसिंहा राव सरकार के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद, और उसके बाद भी अमेंडमेंट हुआ और मनमोहन सिंह जी ने तो नई दिल्ली के 153 जो है, शायद 153 या 133 है, कुछ ऐसे ही याद नहीं मुझे, जो कि प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज है वो वक्फ कर दी थी। तो मैं समझना चाहता हूं कि आपके पास कागज नहीं, आपके पास में उसका मालिकाना हक नहीं, आप एक नोटिस निकालेंगे और वो हो जाएगी वक्फ की जमीन। हम ये न्यूज 18 सेक्टर 98 में खड़े हैं, कल को उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो न्यूज 18 को हाई कोर्ट भी जाने का मौका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी, कि भैया नहीं ये वक्फ की जमीन है। इनको इन्हीं के ट्रिब्यूनल में चुनाव लड़ना, इन्हीं के ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा, इन्हीं का काजी होगा और इन्हीं का वकील होगा। एक महत्वपूर्ण बात और कटारे साहब मैं इनको बताना चाहता हूं, तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला और कोलतार गांव, वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है और उस मंदिर को और पूरे गांव को इन्होंने वक्फ कर दिया। अरे भैया इस्लाम की उम्र ही 1400 साल है, 1500 साल पुराने आपने मंदिर को वक्फ कर दिया। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ कर दिया, वो बेचारा हाई कोर्ट दौड़ के गए सुप्रीम कोर्ट में, अरे साहब हमें बचाओ, ये तो हमारी जमीन को भी खा जाएंगे, ये तो दीमक है। ठीक है कटारे साहब, इस देश के अंदर लगी हुई दीमक जिसको साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया। और एक और बात, आपने कहा 10 साल हो गए, 11वां साल अब क्यों याद आई? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले 370 और 35 से नाम का कोड हटाया देश में से, फिर सीएए लाए, अब जो है ये सफाई की बारी है। चलिए ठीक है, 5 साल में की बारी कर देंगे हम लोग। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल समझ लिया मैंने आपकी बात। सिराज कुरैशी साहब, 1955 में वक्फ बोर्ड बिल बना, आजादी के बाद 1995 में अमेंडमेंट हुआ, मनमोहन सरकार ने और मजबूती दी, लेकिन अब अगर इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं व्यवहारिक तौर पर, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वक्फ अमेंडमेंट के आए हैं 24 में, मैं उसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अमेंडमेंट्स पहली बार नहीं आ रहा है, इस तरह के अमेंडमेंट्स कई बार आते रहे हैं। मैं अपने साथियों को एक बात बताना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की, जस्टिस सच्चर साहब की जो कमेटी थी, उसमें आप देखिए कि मुस्लिम्स का हाल क्या बताया गया है, उसमें बहुत बुरी हालत बताई गई। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी भी एक मुस्लिम का भला किया हो तो बताइए। उसमें जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आप उसको समझिए, कानूनी रूप से समझिए, उसमें जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसमें गुड गवर्नेंस नहीं है, उसमें जो वाकिफ की जो इच्छा थी उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, उसमें वेलफेयर्स के काम नहीं हो पा रहे हैं, उसको सही करने के लिए बिल आ रहा है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? हम ये कहते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं वो बार बार मुसलमानों को भड़काते हैं, बार बार उनको मिसगाइड करते हैं कि अगर आपकी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया तो जी आपकी मस्जिदें चली जाएंगी। ये जो भड़काना है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े मौतमाना तरीके से कि इसको बंद किया जाए। और सरकार की जो बहुत प्यारी मंशा है, केंद्र सरकार बहुत अच्छा बिल लाई है, ये हमें उसे मानना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि अभी जो अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने वक्फ की जायदादों पे, वो दूर होंगे। अब जुडिशियल सिस्टम की बात कीजिए, हम बोल रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम को आप इसमें लाइए। अब आप उस जुडिशियल सिस्टम को लाना नहीं चाहते हैं, उससे आप डर रहे हैं। अब जब आती है बात, एक जो अमेंडमेंट्स की बात बता रहा हूं, उसको आप पढ़िए, अमेंडमेंट्स को, बहुत ही अच्छे अमेंडमेंट्स, मैंने पढ़े हुए हैं सारे अमेंडमेंट्स, इसी बिना पे बात कर रहा हूं। उसमें बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम मेंबर्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम साइट्स। तो व्हाट इज द रॉन्ग इन इट? मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स को उसमें रख लेंगे वक्फ बोर्ड में तो क्या गलती हो जाएगी, क्या पारदर्शिता भंग हो जाएगी? बल्कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर आप वक्फ का काम ठीक कर रहे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहला डर आपका यही है कि आपका काम ठीक नहीं हो रहा है, आपके अंदर वक्फ के अंदर गड़बड़े चल रही है, तो आप किसी आदमी को, बाहरी आदमी को आप चाहते हो कि ये आए नहीं। जबकि हम ये कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा संविधान बहुत प्यारा है और हमारी संसद ने यह बिल पास किया है, द वक्फ एक्ट 1995। जेपीसी में चर्चा चल भी रही है, बाद में 13 में पार्लियामेंट्री कमेटी। जी
चर्चा इस पर कर भी रहे। सिराज में आपके पास दोबारा आऊंगा। जरूरुद्दीन शेख साहब आप सुन रहे थे, वो सीनियर वकील हैं सिराज कुरैशी साहब, वो आपकी बात से सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन सिराज साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर वक्फ में अगर दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, तो ये ताली एक हाथ से बजेगी या दोनों हाथ से बजेगी सिराज साहब? मैं अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो देश में जितने ट्रस्ट है, जितने मंदिर से है, उसकी अपनी जो बॉडीज है उसके अंदर भी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट करवा लीजिए ना। जरूरुद्दीन साहब जी, मंदिरों पर, मठों पर जिला प्रशासन का प्रशासन चलता है। जी सिराज साहब कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं बता दूं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं, मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूं, समझिए बात। अभी भी बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों का अभी आना नहीं है क्या? गैर बोर्ड के अंदर मेंबर की शक्ल में नहीं, मगर बाकी कर्मचारियों की शक्ल में, ऑफिसरान की शक्ल में आज भी है। उसमें बुरी बात क्या है जी? उसका रीजन क्या है कि अगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ पड़ेगी सर उस जरूरुद्दीन साहब जी जी आप मुझे पहले सुन लीजिए, फिर दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आप हमारे इन्वाइट बोलिए साहब, जल्दी बोलिएगा। जैसे बता रहे हैं कि उसके अंदर कलेक्टर प्रशासक होता है मंदिर ट्रस्ट का, इसी तरह मध्य प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो IAS रैंक का अधिकारी होता है, और जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो जजेस बैठते हैं। ऐसे बात चेयरमैन या अधिकारी पर नहीं है। जरूरुद्दीन साहब ये बताइए कि अगर वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति मजहबी लग जाए, चैरिटेबल लग जाए, वक्फ कर दे, जो सूर्य मैथिल जी कह रहे थे, क्या उसके अगेंस्ट में मैं कहीं अपील कर पाऊंगा? किसी अदालत में अपील कर पाऊंगा क्या? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आपके अधिकार। सब अधिकारी नहीं है, उस बिल के हिसाब से अधिकार ही नहीं है। सूर्य मैथिल जी देखिए जी, अभी यहाँ बैठकर यही परेशानी है। आप देखिए कटारे साहब, यही तो परेशानी है। ये जो चंद चिंदी नेता हैं, ये सभी लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आपकी मस्जिदें जब्त कर ली जाएंगी, आपको जो है इबादत नहीं करने जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि यदि अब्दुल पंचर वाले ने DLF मॉल को कह दिया कि मैं इस DLF मॉल को वक्फ करता हूं क्योंकि ये मेरे परदादा की जमीन पे बना हुआ था, उसके कहने भर से वक्फ इस बात का नोटिस कर देगा कि DLF मॉल अब्दुल पंचर वाले का है और इसको हमने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, और फिर DLF जो है दौड़ के जाएगा और कहेगा, अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे पटना के सुनो पटना के फतुआ में जो गोविंदपुरा गांव है वो किस आधार पर वक्फ किया, जरा बताओ ना मुझको। अभी 1 महीने पहले की रिपोर्ट है भैया। बिगर सोचे समझे कहीं भी कोई भी वक्फ कर देते हो तुम। इसीलिए तो मैंने उदाहरण दिया कि वहां जाएंगे यदि DLF वाले, तो वहां जो काजी बैठा है वो सुनेगा, और जो बैठा है वकील वही आपकी बातचीत करेगा वहां पर, और फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटरवेंशन दिया है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहां तक कि एक बात और बताऊं मैं कटारे साहब, ये वक्फ एक्ट जो है ये कानून की पढ़ाई में पढ़ाया भी नहीं जाता। ये इतना छुपा के रखा गया एक्ट है जो इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है। इसको साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने साफ तो कहा है कि भैया जो भी वक्फ करनी है प्रॉपर्टी, उसकी ऑनरशिप जो है वो किसी मुसलमान के पास होनी चाहिए। अगर वो राइट ऑनरशिप है तब आप वक्फ करो, हमें क्या परेशानी है भाई? आप खूब पैसे कमाओ, प्रॉपर्टियां खरीदो, वक्फ करो, और किसने रोका है? लेकिन मेरी जमीन और आपकी जमीन पर क्यों कब्जा करेंगे वक्फ वाले? ये बताइए ना मुझे। दूसरा ये कि जो जब आजादी के बाद बंटवारा हुआ तब जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी सारी संपत्ति वक्फ को दे दी गई, बजाय वक्फ के। क्या वो देश की संपत्ति नहीं थी? संपत्ति जी अजय यादव जी के पास जाऊंगा। अजय यादव जी, वाकई आप देर कर दी है, लेकिन सवाल यह कि अभी भी आप लोग सहमति नहीं बना पाए इस बिल पर। दूसरा यह कि लगातार भड़काया जा रहा है, आप उस पर भी काबू नहीं पा पाए। सरवर चिश्ती साहब कह रहे हैं कि कम से कम इस माहौल को संभालने की तैयारी है सरकार की या नहीं? अजय यादव जी।
देखिए प्रशांत जी, ये बेहद गंभीर सवाल है और इस मामले में हम लोग चाहते हैं कि देश के आम मुसलमान को भी समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो उनके भले के लिए उठाया है, क्योंकि वर्तमान वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्यों से भटक गया है। इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग वक्फ के रास्ते से देश की संपत्तियों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं और उन संपत्तियों का अपने हितों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। आम गरीब मुसलमान को ना इस संपत्ति से कोई लाभ मिल रहा है और ना वक्फ की आय से आम मुसलमान की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में कहीं खर्चा हो रहा है। सरकार का उद्देश्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है केवल वक्फ की चाल ढाल को सुधारना, उसमें जो विसंगतियां आ गई हैं उन्हें दूर करना। और यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि वक्फ की संपत्ति में लगातार विस्तार कैसे होता जा रहा है। चलिए ठीक है, समझ गया, विस्तार हो रहा है और संपत्ति बहुत अथाह संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। और एक दरमियान अगर हम एक टाइम फ्रेम देखें तो दोगुनी हो गई है। हालांकि राम पांडे जी, कांग्रेस का स्टैंड आपने जरूर क्लियर किया, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल, वाकई प्रैक्टिकल व्यावहारिक बदलाव हैं, कम से कम उनके साथ तो खड़े होइए। राम पांडे जी, मुझे बोलने का मौका दें, जैसे सूर्या जी को आपने दिया था। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से मोदी सरकार है केंद्र में, और जितने भी वक्फ बोर्ड है सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। 4 मंत्री रह चुके हैं, नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू जी। स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू जी दोनों हिंदू नहीं है, तो जब आपके चैनल पर कहा गया था कि इसमें नॉन मुस्लिम को नहीं दी जाती है, तो ये दोनों नॉन मुस्लिम है, स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू जी, जिसके अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय था और जिसमें सारे वक्फ बोर्ड आते हैं। और जितने भी प्रदेशों में, विशेषकर जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहां जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के द्वारा बनाए गए हैं, और बीजेपी में भी जो अल्पसंख्यक मोर्चा काम करता है उसके लोग बनाए गए। तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, यदि ये किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो फिर तो ये राष्ट्रपति भवन पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा, प्रधानमंत्री हाउस पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। यही बात तो देखिए, यही बात तो राम पांडे जी सवालों में है कि भाई अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी संपत्ति को वक्फ कर दे, अब आप कहीं चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे। आखिरी कमेंट सूर्या मैथिल जी, कम शब्दों में। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आम मुसलमानों भाइयों को भी समझाना चाहता हूं कि ये जो वक्फ एक्ट है इसमें कब बदलाव केवल ये हो रहा है कि यदि किसी प्रॉपर्टी की कोई ऑनरशिप जो है वो पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ होगी। और दूसरी चीज, इस वक्फ का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये जिस मंशा से बना था कि आम गरीब मुसलमान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है रोजगार के मामले उपलब्ध कराएगा, वो शायद बिल्कुल नहीं हुआ। यहां सब लूट मची हुई है। जी चलिए, माफी के साथ यहीं रोक रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मामला कि भाई अगर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पास हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको अपील करने का मौका मिल जाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद महाडिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।